आइए दोस्तों शुरू करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 5। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन, शनाया रन्स अ न्यू ऑनलाइन सर्विस वेयर पीपल आर अवेलेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस जॉब। मेंशन टू वेज ऑफ हाउ शी कैन फ्लरिश हर बिजनेस। शनाया एक न्यू ऑनलाइन सर्विस रन कर रही है जहाँ पे सभी टाइप की मेंटेनेंस जॉब के लिए पीपल अवेलेबल हैं। आपने शायद अगर टीवी पे ऐड देखा हो, तो मुझे याद नहीं आ रहा कंपनी का नाम, तो उस ऐड में बताया जाता है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर दीजिए और आपके घर आके एसी वगैरह रिपेयर कर दिया जाएगा। आपने ज़रूर देखा होगा ऐड एसी रिपेयरिंग के लिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो इसी टाइप का ये बिज़नेस रन कर रही है। तो आपको दो तरीके बताने हैं जिससे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। तो देख लीजिए, फुलफिल कस्टमर नीड्स ऑन टाइम, टाइम पे जो है काम हो जाए, और यूज़ लोकल गुड क्वालिटी मटेरियल। और भी आप जो है अपनी इच्छा से अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें दो बताने थे, हमने दो बता दिए। अच्छा आगे, the issues of poverty, gender equality, water use, energy, climate change and biodiversity are taken care of under which worldwide summit as a goal for sustainable development and since when। ये सभी जो इश्यूज हैं, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, ये सब ये किस वर्ल्ड वाइड समिट में एड्रेस किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल बनाते हुए। तो देखिए, आपके सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो समिट दी गई है वो एक ही दी गई है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में हुई थी, और जहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे उसी के बारे में बात की गई है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है, इसमें इसके बारे में बात की गई थी, जो कि न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू वाटर रिसोर्सेज। दो वाटर रिसोर्सेज के नाम बताने, तो कुछ भी लिख दो, रिवर लिख दो, पॉन्ड लिख दो, और ओशियन लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। शायद ये क्वेश्चन आपको नहीं आता हो क्योंकि ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक जगह देखा, मुझे लगा ये अच्छा है, ये शायद आ सकता है पेपर में, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया है। तो 3 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार माइंड में रख लीजिए इनको। प्रोडक्ट बिजनेस, सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस में जो है प्रोडक्ट बेचा जाता है, सर्विस बिजनेस में सर्विस दी जाती है, और हाइब्रिड बिजनेस इन दोनों का हाइब्रिड है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विस दोनों आती हैं। फॉर एग्जांपल अमेजन, तो अमेजन पे जो है आप देख सकते हो कि वहाँ पे कि प्रोडक्ट तो आप खरीद ही रहे हो, लेकिन डिलीवरी की सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। हाइब्रिड की परिभाषा अगर आप डीप में देखोगे तो बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं बात करनी इसके बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे दो नंबर के दो क्वेश्चन है जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। व्हाट डिड मिस्टर अवस्थ हेडगे डू व्हेन प्लास्टिक्स वर बैन इन मैंगलोर। मैंगलोर में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया था, तो मिस्टर अवस्थ हेडगे जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, उन्होंने एक इन्वेंशन किया था, उसके बारे में बात करनी है हमें यहाँ पे, है ना। When plastics were banned by the Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur, Mr. Avast Hedge, found an eco-friendly alternative. He made a 100% biodegradable bag which can dissolve in hot water and decompose in natural environment. उन्होंने एक ऐसा बैग बनाया जो कि गर्म पानी में घुल भी सकता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो सकता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल बैग बना दिया उन्होंने। दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड इन मेनी कंट्रीज एंड इज गोइंग टू हेल्प दी एनवायरनमेंट। अब इसका यूज जो है बहुत सारे देशों में हो रहा है, और इससे जो है एनवायरनमेंट को हेल्प भी हो रही है। इससे क्या है कि प्लास्टिक का वेस्ट कम हो जाता है ना। एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई। एंटरप्रेन्योर्स जो है वो जन्म ही एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है, मतलब जो बंदा एंटरप्रेन्योर है वो जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होता है। कोई भी बंदा, जैसे हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर का बेटा ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है पहले से ही, तो कोई भी नया बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ये बोल रहा है ये। अगर आप इसे एग्री करते हैं तो यस लिखिए, एग्री नहीं करते तो नो लिखिए। सभी को नो ही लिखना है क्योंकि हमारी बुक में नो दिया गया है, ठीक है। तो नो, दिस इज अ मिथ मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग। जब आप सोचना शुरू करते हो नए नए आइडियाज़ के बारे में अपने बिजनेस के लिए, तो वहीं से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ उभरने लगती हैं, है ना। वन मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड शैल बी अचीव्ड। तो भाई कुछ सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो उसे अचीव कर लेना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद थिंकिंग ऑफ एन आइडिया एंड यू वांट टू वर्क ऑन मेकिंग इट डिफरेंट। सेक्शन बी, यहाँ पे सबसे पहले 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए सभी क्वेश्चंस को, है ना। दिस इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स
मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, जिनके हैंड ट्रेमर्स होते हैं और कोई रिपीटेड की स्ट्रोक वो बार बार प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड पे, तो उसको इग्नोर करने के लिए कौन सा एक्सेसिबिलिटी फंक्शन जो है कि कीबोर्ड को बताता है कि उस पर्टिकुलर बटन को वो इग्नोर कर दे। तो उस एक्सेसिबिलिटी फंक्शन का नाम है फिल्टर कीज। जब हम कोई भी बटन गलती से बार बार प्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में दिक्कत है, तो उसके लिए फिल्टर कीज का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, वो उसे इग्नोर कर देगा। वाईमैक्स एंड वाईफाई, वाईमैक्स एंड वाईफाई की हमें फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। तो देखिए, वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एंड वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। गिवन 2 पॉइंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए 2 पॉइंट बताने। तो देखो कुछ भी नहीं है, अपने पासवर्ड में लोअर केस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स का यूज करो। दूसरी बात, अपने पेट का नाम यानी कि कुत्ते बिल्ली का नाम ना रखो उसमें पासवर्ड में, अपने बेस्ट फ्रेंड वगैरह का नाम मत रखो, ठीक है। और रैंडम पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट्स का यूज करो फॉर दी पासवर्ड, और हर एक वेबसाइट पर सेम पासवर्ड यूज मत करो, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, तो देख सकते हो आप, कैपिटल एंड लोअर केस लेटर यूज करो, सेम पासवर्ड मल्टीपल साइट्स पे यूज मत करो, और समथिंग दैट द पब्लिक नोज यू स्ट्रांगली लाइक, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और सभी को पता है, तो उसका नाम जो है पासवर्ड में मत रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के 2 एडवांटेजेस बताने हैं। जिन्होंने वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं किया वो जल्दी से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए, डाटाबेस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी, डाटा कंसिस्टेंसी, और डाटा रिडंडेंसी रिड्यूस करता है, और क्या बोल सकते हैं, बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है, डाटा शेयरिंग, ये सब जो है डाटाबेस के एडवांटेजेस हैं। 11th क्वेश्चन, अ डैश हेल्प्स अस जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। क्वेरी जो है हमें डिफरेंट टेबल से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके देती है और उसे फिल्टर करके देती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्वालिटी जो हमारी क्वेरी है वो उसी इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करती है। आगे बात करेंगे, इन डैश रिलेशनशिप नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 to 1 रिलेशनशिप में बोथ टेबल्स के पास प्राइमरी की होगी, 1 to many में एक टेबल के पास प्राइमरी की होगी, और मैनी टू मैनी में नो टेबल हैज दी प्राइमरी की कॉलम, ठीक है। मैनी टू मैनी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? जब हम इंटरनेट की मदद से इंस्टेंटली मैसेजेस का ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम इंटरनेट की मदद से इंस्टेंटली टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का एग्जांपल लेकिन हमेशा समझाता हूँ इसे, कि व्हाट्सएप पे जब हम चैटिंग करते हैं तो उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड मैसेज लिख रहे हैं, यानी कि लिख के मैसेज भेज रहे हैं और तुरंत की तुरंत वहाँ से जवाब भी आ रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग में और भी एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे कि शेयरिंग ऑफ फाइल्स हम शेयर कर सकते हैं, और हम बताएं आपको ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब, ठीक है। तो form of communication over the internet that offers the instantaneous transmission of text-based messages from sender to receiver. Most instant messaging software include the option for performing file transfer, audio chat, video calling, and conferencing, sharing desktop, apart from standard text chat. Instant messaging software is widely used for personal and commercial use. ठीक है। एक्सप्लेन वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ये एक सिस्टम है ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का इंटरलिंक्ड सिस्टम है, जिसे हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर, वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम। हाइपर लिंक्स की मदद से जो है हम वेब पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स की मदद से हम वेब पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब ये हाइपरलिंक क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसा इमेज जिस पे हम क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट पे या फिर किसी अदर वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, लिखा होता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड PDF, ये सब है ना, टू क्लिक हेयर टू डाउनलोड द मूवी। तो क्लिक हेयर तो लिंक है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक लिंक छिपा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक, है ना। गिवन 4 फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स। फॉल्स एंड स्लिप्स के सेफ्टी रूल्स बताएं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, फॉल्स एंड स्लिप्स से क्या सेफ्टी रूल है? कहीं भी ऑयल वगैरह स्पिल हो जाए, कुछ लिक्विड कहीं भी फैल जाए तो उसे तुरंत साफ करो।
कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए जगह पे जिससे नहीं फिसल पाए आदमी। और क्या, नॉन स्लिपरी फुटवेयर का यूज़ करो, नॉन स्लिपरी फुटवेयर, फिसलने वाली चप्पलें नहीं होनी चाहिए, फिसलने वाले जूते नहीं होने चाहिए, है ना। ये सब जो है फॉल्स एंड स्लिप्स के लिए हम लिख सकते हैं। मूविंग एरिया को क्लीन एंड क्लटर फ्री रखिए, नॉन स्लिपरी फुटवेयर, क्लीन एंड ड्राई रखिए फ्लोर्स को, ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन्ड। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो महाराज, वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। व्हाट इज द रिलेशनल डाटाबेस? रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? देखिए, a relational database is a collective set of multiple data sets organized by tables, records and columns. Relational database establishes a well defined relationship between database tables. Tables communicate and share information which facilitates data searchability, organization and reporting. कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होती हैं, ठीक है, और उन टेबल्स को हम लिंक कर देते हैं यूजिंग रिलेशनशिप्स। टेबल्स को हम लिंक करते हैं यूजिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि आपने टेबल्स को कनेक्ट कर दिया है। टेबल्स को जब हम लिंक करते हैं तो वो कम्युनिकेट करती हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे का शेयर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने केवल नेम और रोल नंबर लिख रखा है, दूसरी टेबल है जिसे मैंने बाकी सब डिटेल्स लिख रखी हैं। तो मतलब फिर से सुनो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुनिए। एक टेबल है जिसमें मैंने लिख रखा है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब डिटेल्स। तो अगर मेरे पास कोई दूसरी टेबल है जो कि फीस डिटेल्स के बारे में है, फीस डिटेल्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे केवल रोल नंबर डालूंगा और रिमेनिंग फीस लिख दूंगा, क्योंकि इसका अब मुझे ना बार बार नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेबल मैंने आपस में लिंक कर रखी है, ये दोनों आपस में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं, तो बार बार हमें जो है डाटा को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये, व्हाट इज अ रिलेशनशिप? ये तो मैंने बता दिया आपको, एक बार पढ़ लीजिए इसको। A relationship refers to an association or connection between two or more tables. When we relate to tables, we don't need to enter the same data in separate tables. हमें सेम डाटा सेपरेट टेबल्स में नहीं डालना पड़ता है बार बार जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं दो टेबल्स के बीच में। What are न्यूमेरिक डाटा टाइप्स? न्यूमेरिक डाटा टाइप्स क्या होते हैं? तो न्यूमेरिक, पहले ये समझो डाटा टाइप क्या होते हैं। डाटा टाइप वो चीज़ है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम किस टाइप का डाटा अपने फील्ड के अंदर या फिर अपने डाटाबेस के अंदर एंटर करने वाले हैं। डाटा टाइप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं अंदर। डाटा टाइप्स होते हैं आपके न्यूमेरिक, फिर उसके बाद आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, समझ लो ध्यान से, जिसको आता है वो भी सुनो, जिसको नहीं आता वो भी सुनो। फिर आते हैं आपके क्या आते हैं इसके बाद, बताओ क्या आते हैं? डेट टाइम, फिर आपके बाइनरी, फिर आपके अदर डाटा टाइप्स। न्यूमेरिक का हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज डालने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मोबाइल नंबर वगैरह डालना हो हमें, ये सब है ना। अल्फा न्यूमेरिक का हम यूज़ करते हैं नेम एड्रेस वगैरह डालने के लिए। डेट टाइम का हम यूज़ करते हैं डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के लिए। बाइनरी डाटा टाइप्स का हम यूज़ करते हैं फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए। अदर डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं हम सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, रट लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। Numeric data types are used for describing numerical values for the field used in a table of database. Numeric data types are in a database can be used for storing information such as mobile number, roll number, door number, year of school admission, true or false statements. ये important है, true और false में numeric data types का यूज़ करते हैं। अब बोलोगे इसमें कहाँ से numeric value आ गई, समझ सकता हूँ। ट्रू और फॉल्स के लिए हम जो डाटा टाइप यूज करते हैं जो कि न्यूमेरिक में अवेलेबल, अब ये देखना न्यूमेरिक के अंदर भी बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं जिनका नाम होता है इंटीजर, टिनी INT, बिग INT, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब एक होता है न्यूमेरिक के अंदर बुलियन, BOOLEAN, इसमें केवल आप दो ही वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपने ये डाटा टाइप किसी भी फील्ड के लिए सेलेक्ट कर लिया तो इसमें आप तो या तो 0 वैल्यू डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम मान लें ट्रू का मतलब है 0 और फॉल्स का मतलब है 1, या फिर ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं बुलियन को, या फिर यस नो टाइप क्वेश्चंस के लिए भी हम बुलियन का यूज़ करते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़, ठीक है, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़। आगे
राइट एनी 4 फील्ड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़िए। राइट एनी 4 फील्ड प्रॉपर्टीज, 4 फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो बहुत सारी फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक होती है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू का मतलब है कि अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालते हो तो अपने आप वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो है ज़्यादातर प्राइमरी की के लिए यूज़ होती है। जैसे कि रोल नंबर मैंने लिखा, तो रोल नंबर में अगर आपने ऑटो वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया तो आपको वैल्यू नहीं डालनी है। जैसे ही आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे अपने आप ही रोल नंबर 1 डल जाएगा, फिर आप नाम डाल दो, एड्रेस डाल दो, कुछ भी डाल दो आगे, है ना। फिर जैसे आप एंटर मारोगे, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे अपने आप रोल नंबर 2 आ जाएगा, आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं हम ऑटो वैल्यू। ठीक है, आगे आता है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ऑटो वैल्यू में क्या है कि ऑटोमेटिकली एक नई वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या है कि अगर आप वैल्यू नहीं डालते हो, देखो ऑटो वैल्यू में तो वैल्यू डालने की जरूरत है ही नहीं, पहले ही अपने आप आ जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या है कि अगर कोई बंदा वैल्यू नहीं डालता है तो उसमें वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मान लो नेम, रोल नंबर, ये सब तो अलग चीज़ होगी। जैसे मोबाइल नंबर, तो किसी बंदे ने मोबाइल नंबर नहीं डाला तो उसका नंबर, अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मोबाइल नंबर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं 000000000 लिख देता हूँ, तो मोबाइल नंबर अगर कोई बंदा नहीं डालता है अपना तो उसकी वैल्यू अपने आप ये डल जाएगी 000। समझ गए? ऐसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एक होती है एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि एंट्री डालनी कंपलसरी है। जैसे कि मैंने रोल नंबर जो फील्ड है इस पर मैंने डाल दिया एंट्री रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है कि रोल नंबर डालना कंपलसरी है। अच्छा, समझाता हूँ ठीक से। आपने कभी गूगल फॉर्म फिल किया है? गूगल फॉर्म अगर आपने कभी फिल किया हो या फिर कोई भी फॉर्म फिल किया हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपने भाई बहन की जॉब के लिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हो, तो वहाँ पे कोई फील्ड जैसे नेम लिख रहा है तो नेम के आगे एक स्टार मार्क लगा हुआ होता है। आपने गूगल फॉर्म में भी देखा हो। इसका मतलब है कि ये फील्ड जो है कंपलसरी है, ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है फील्ड? 14 फील्ड है आपका फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट एग्जाम्पल का मतलब है कि आप पहले से बता रहे हो कि इस फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी है। जैसे इसका यूज ज़्यादातर हम डेट ऑफ बर्थ के लिए करते हैं। आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि फॉर्मेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज DD MM YY, यानी कि डेट, मंथ एंड ईयर। ये जो है आप फॉर्मेट का एग्जाम्पल देते हो कि इस तरह से आपको डेट डालनी है। तो समझिए एक बार इनको। डिज़ाइन व्यू में जब हम डाटा टेबल को क्रिएट करते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं फील्ड्स की, जिससे हम डाटा टाइप्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑटो वैल्यू क्या है? जब आप कोई भी एंटर प्रेस करोगे, जैसे ही फील्ड नया बनाओगे तो फील्ड को ऑटो न्यूमेरिक वैल्यूज मिल जाएंगी। लेंथ, हाँ, एक लेंथ होती है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है आपको फील्ड की। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है फील्ड की लेंथ 10 होती है। पिछले सैम्पल बार में मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड की लेंथ कितनी होती है? 10, है ना। तो किसी भी फील्ड की लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो है आप सेट कर सकते हो वहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, आप लेकिन इसे कितना भी कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता दिया मैंने आपको। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालते हो तो कोई ना कोई नई वैल्यू वहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी आपको। फॉर्मेट एग्जाम्पल बता दिया आपको कि जो इससे जो है आप फॉर्मेट बता सकते हो वैल्यू डालने का। आगे है एक्सप्लेन करना है वर्क प्लेस इवैक्यूएशन, असेंबली पॉइंट, बडी सिस्टम एंड हैजार्ड। तो देखिए वर्क प्लेस इवैक्यूएशन क्या होता है। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन, एक मिनट समझते हैं। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी जगह को खाली किया जाता है किसी भी इमरजेंसी के केस में। देख लीजिए, लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपको। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी और डिजास्टर। कोई भी इमरजेंसी अगर आ गई तो किसी भी जगह को खाली करने का जो प्रोसेस है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आग लग गई एक साथ, तो उस जगह को खाली करने का जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे इवैक्यूएशन। ठीक है। असेंबली पॉइंट, इवैक्यूएशन हो गया, लोग भाग गए वहां से, निकल गए, तो वो जाकर कहां पर इकट्ठे होंगे? इस जगह पे वो इकट्ठे होंगे बाद में, उसको बोलते हैं असेंबली पॉइंट। इज द प्लेस वेयर पीपल आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर द इवैक्यूएशन। ठीक है, समझते हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये पहले ही बताई जाती हैं वर्कर्स को कि अगर कोई इमरजेंसी आती है इंडस्ट्री में तो आपको इस तरह से इस रूट को पकड़ के। एक चीज और होती है फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स वो रूट्स होते हैं जिन रूट्स से होते हुए
फ्लोर प्लान्स क्या होते हैं? रूट्स, मैप समझ लो, जहाँ से होते हुए आपको असेंबली पॉइंट पे पहुँचना होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है पहले ही बता दी जाती हैं वर्कर्स को कि अगर आपके इंडस्ट्री में कोई भी गड़बड़ होती है तो इस तरह से यहाँ से होके आप जो है असेंबली पॉइंट पे पहुँच जाइए। ठीक है, समझ के मेरी बात को। आगे बात करेंगे बड़ी सिस्टम के बारे में। बड़ी सिस्टम क्या होता है? मान लीजिए कोई बंदा है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बड़ी सिस्टम का यूज होता है। इसका हम यूज़ करते हैं जैसे किसी भी, जैसे मान लो कोई अच्छा भला आदमी है, उसको जिम्मेदारी दे दी फिजिकली डिसेबल्ड वाले आदमी की कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी आपत्ति आती है इवैक्यूएशन के दौरान, तुम इसकी मदद करोगे और इसे तुम लेके जाओगे असेंबली पॉइंट तक। तो बड़ी सिस्टम इज फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज। दिस सिस्टम इंश्योर्स the differently able are assisted and guided out of the premises or the impacted area properly। ठीक है, हेजार्ड क्या होता है? हेजार्ड कुछ भी नहीं है, एनीथिंग दैट इज द सोर्स। हेजार्ड है तो बहुत कुछ, कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, बहुत कुछ है हेजार्ड। हेजार्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म। किसी भी पोटेंशियल हार्म का सोर्स होता है आपका हेजार्ड। अरे लाइन का खींच रही है, यहाँ खींच रहा था मैं। एनी पोटेंशियल हार्म का सोर्स होता है डैमेज और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस और हेल्थ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हेल्थ या फिर लाइफ का भी लॉस हो सकता है। एक हेजार्ड ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, हेजार्ड हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री है, ये एग्जांपल दे रखा है अभी बुक में, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे किसी बंदे को एलर्जी वगैरह हो सकती है केमिकल से। ठीक है, उसे भी हम हेजार्ड बोलेंगे, इंडस्ट्रियल हेजार्ड। एक टेबल दे रखी है मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन थे आपके 19, 20 एंड 21, 3 में से आपको 2 करने थे। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे और लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है इसे छोड़ देंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये उनको आता नहीं है। लेकिन ये आसान बहुत है। आप मेरी एक काम कीजिए, वन शॉट वीडियो तो आपने देखी होगी टर्म 1 वाली, उसे देख लीजिए, अच्छी बात है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक टर्म 2 वाली वन शॉट वीडियो देखी होगी ना आपने, एक वीडियो मैंने डाली है अलग से क्वेरी के ऊपर। आप लिखना RDBMS 04 प्रतीक कुमार क्लासेस। ठीक है, आपको क्वेरी वाली वीडियो मिल जाएगी, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत आसान। राइट क्वेरीज ऑब्लिक कमांड्स टू अपडेट द मार्क्स ऑफ साइंस ऑफ द स्टूडेंट टू 75 हुज रोल नंबर इज 01। जिसका रोल नंबर 1 है उसके साइंस के मार्क्स हमें 75 करने हैं। तो भाई देखो, जिसका रोल नंबर 1 है उसके साइंस में कितने नंबर है? 67 है, हमें 75 करने हैं। बहुत आसान है। हम लिखेंगे अपडेट मार्क्स, अपडेट फिर टेबल का नेम मार्क्स सेट साइंस इज इक्वल टू 75 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 01 और सेमीकोलन। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, ओके। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर इंग्लिश मार्क्स रिड्यूस्ड बाय 20। उनके बच्चों के नाम दिखाने हैं और साथ में उनके इंग्लिश के नंबर 20 नंबर घटा के। यहाँ पे देखना अपडेट करना था, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो अपडेट के लिए हम अपडेट लिखते हैं, डिस्प्ले के लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट। तो सेलेक्ट नेम कॉमा इंग्लिश वाले नंबर वाले फील्ड का नाम क्या है? इंग्लिश। तो नेम कॉमा इंग्लिश, इंग्लिश में से 20 माइनस, तो इंग्लिश -20 फ्रॉम मार्क्स। यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स इन इंग्लिश आर 91। जिनके मार्क्स 91 है उनकी ऑल डिटेल्स बतानी है। तो ऑल डिटेल्स के लिए हम लगाते हैं स्टार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स क्या है? टेबल का नाम है, ध्यान से देखो। वेयर इंग्लिश इज इक्वल टू 91। ठीक है, डिस्प्ले नेम्स एंड मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स और नेम डिस्प्ले करने हैं बस। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर वगैरह डिस्प्ले नहीं करना, केवल नेम और मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा इंग्लिश फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में।
ठीक है, तो इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात हर बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।